में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यह मांग की है कि सभी रेस्टोरेंट में गोमांस परोसा जाए। ये किस तरीके की मांग है? नहीं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह फरमान मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल ने जारी कर दिया है और यह साफ है कि यह मांग उन होटलों के खिलाफ है जिनके मालिक हिंदू हैं, जहां गोमांस नहीं परोसा जाता। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार में कट्टरपंथियों ने एक और कड़ी जोड़ दी है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली ये अंतरिम सरकार हसीना सरकार के दौर में लिए गए कई बड़े फैसलों को पलटने में लगी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक पुराने फैसले बदले जा रहे हैं, अपने हिसाब से उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस अहम फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लोकप्रिय जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया था। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो हर दिन बुरे दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही है। दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था लगातार क्रैश होती जा रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की अब जान कपड़ा उद्योग है, क्योंकि और कपड़ा उद्योग के माध्यम से ही बल मिलता है बांग्लादेशी इकोनॉमी को, लेकिन अब वो भी आखिरी सांस से गिन रही है। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो अब दुनिया की बड़ी कंपनियों ने बांग्लादेश को नए ऑर्डर देना बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ भारत के सूरत हाल जैसे हम बात अगर की जाए तो सूरत जैसे जो शहर हैं, इन शहरों में कपड़ा उद्योग को नई रफ्तार मिलना शुरू हो चुका है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की अगर बात करें तो उनके प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यह माना है कि हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की इन 88 घटनाएं जो कि बांग्लादेश के किरकिरी पूरी दुनिया में कर रही हैं, लेकिन यह गिनती काफी कम बताई गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत के पड़ोस में एक और अस्थिर देश बन चुका है जिससे हमारी सुरक्षा को आने वाले समय में खतरा हो सकता है, और हमारे पास अब विकल्प क्या है? यह भी बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भारत के पास ऑप्शन क्या है, भारत क्या कदम उठा सकता है बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बांग्लादेश अपने लिए तो एक खतरा आने वाले समय में बन ही रहा है। अब ऐसे में भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए भी एक अस्थिर देश बन चुका है। अब ऐसे में चर्चा लाजमी हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के लिए भी कई मायने इस अस्थिर बांग्लादेश के देखने को मिल सकते हैं। वेद प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रह्मदीप अलून साहब हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। वेद प्रकाश जी, अब ऐसे में बात अगर की जाए बांग्लादेश के वर्तमान हालात की, वर्तमान में बांग्लादेश खुद के लिए तो एक खतरा बन ही रहा है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए इकोनॉमी लगातार क्रैश होती जा रही है, और ऐसे में इंडिया के साथ अगर इस तरीके के संबंध बांग्लादेश के रहेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बांग्लादेश बद से बदतर हालातों से गुजरेगा। वेद प्रकाश जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के तमाम फैसलों को जिस हिसाब से पलटते हुए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के जो हालात है उससे आप बेहतर चिंतित होने, मतलब ये देखिए तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ लगातार हमले, और आप अभी देखा होगा कि तमाम रेस्तरां और होटलों में ये फरमान जारी किया गया है कि वहाँ गोमांस परोसे जाए, तो ये बेहद चौंकाने वाली बात है। और तख्ता पलट के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों का जो चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है, वाकई में वो गंभीर बात है। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व जो बाइडेन से लेकर वर्तमान जो राष्ट्रपति ट्रंप तक ने इन चीजों को लेकर जो गंभीरता जताई है जी। और प्रधानमंत्री जहां तक नरेंद्र मोदी की बात करूं, उन्होंने जो साझा प्रेस वार्ता में भी इन चीजों को लेकर काफी इन चीजों को लेकर हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो तमाम चीजों को बड़ी गंभीरता से और उनकी निगरानी में इन चीजों को देखा जा रहा है कि क्या हालात है बांग्लादेश में। हमारे मैं समझू तो पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदू दूसरा धर्म, सबसे अपनी जनसंख्या के हिसाब से दूसरा धर्म हिंदू है, और हिंदू में आपने देखा होगा जिससे वहां पे जो हिंदू संत है उनकी जो गिरफ्तारी हुई, और उस हिसाब से सड़कों पे आपने देखा होगा कि जो एक हिंदुओं के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा, तो वाकई में चिंताजनक हालात है वहां। बिल्कुल। ब्रह्मदीप अलून साहब, अगर बांग्लादेश की करें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हालात है अब वो तो निंदनीय है ही। भारत में प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरीके से नकारा जा रहा है, एक बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी भरा व्यवहार वहां पर किया जा रहा है। अब ऐसे में इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि देखिए, क्या बांग्लादेश एक अस्थिर देश बन चुका है,
एक पाकिस्तान की तरह? क्या ये भी सवाल उठता है? क्या राय आपकी? बसंत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। देखिए, भारत के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह अप्रत्याशित नहीं है। और यह बांग्लादेश के जीने का तरीका है। वहां पर हिंदू विरोध जो कुछ समय रुकता है और फिर बदस्तूर जारी रहता है। और ये 1971 के पहले भी चलता था। और इवन आप देखिएगा कि जो भारत का विभाजन हुआ था, उसमें हिंदू और मुसलमानों के जो सबसे बड़े दंगे हुए थे, जो खौफनाक दंगे बिल्कुल। हुए थे, वो उन्हीं इलाकों में हुए थे जहां पर आजकल बांग्लादेश है। मतलब बांग्लादेश में जो कट्टरता है वो बहुत पुराने दौर से रही। अब यहाँ पर यह कि भारत के लिए बांग्लादेश से निपटने के क्या ऑप्शन है, या भारत कैसे चुनौती से निपट सकता है। सबसे पहले तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जब लोकतांत्रिक सरकार रहेगी वो भारत के हित में होगा। मतलब भारत की पूरी कोशिश होना चाहिए कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार आए। अभी अंतरिम सरकार काम कर रही है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस सरकार पर दबाव डाल के किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक सरकार आ जाए, क्योंकि जी। वहां पर जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी के लोग हैं या जो कट्टरपंथी दूसरी जमातें हैं, वो हिंदुओं के साथ साथ अवामी लीग को भी निशाना बना रही है, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को भी निशाना बना रही है। और वो अवामी लीग जो है वो उस देश की बहुत ही एक लोकप्रिय पार्टी है। वो अनफॉर्चुनेटली उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा, लेकिन अवामी लीग की जो छात्र लीग है जिसमें मुसलमान भी है, मुस्लिम छात्र भी है, वो जो है वो हिंदुओं के साथ प्रोटेस्ट में शामिल है। जी। तो हम ये नहीं सकते कि पूरा बांग्लादेश भारत का विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है। अवामी लीग ने हिंदुओं का समर्थन किया। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की यदि आप भू रणनीति देखेंगे, आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और चौथी ओर समंदर है। मतलब उसके पास जीने के लिए एकमात्र जो साधन है वो भारत है। भारत यदि उसकी आर्थिक तौर पर सहायता देना बंद कर दे, भारत यदि उसको, आप सोचिए कि अभी हाल ही में वहां से आने वाले जो बीमार मरीज थे जिनका विरोध भारत में किया गया, तो उनके इलाज के लाले पड़ गए। तो बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर डिपेंड है। अब बात यह है कि हम इस विरोध को क्या व्यापक विरोध के तौर पर ले लें और बांग्लादेश से संबंध खराब कर लें, ऐसा हमारी कूटनीति भी नहीं चाहती है। और कूटनीति जो है वो भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से बांग्लादेश पर दबाव डाला है। और जी। इसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की आलोचना वैश्विक स्तर पर हुई है। ब्रिटेन ने दबाव डाला, अमेरिका ने दबाव डाला है। और इस वैश्विक परिदृश्य में से किसी देश को जिंदा रहना है तो उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलना पड़ेगा, उसको मानवाधिकारों का बिल्कुल। सम्मान करना पड़ेगा। बांग्लादेश जो है इस समय गहरे दबाव में है। तो ये कट्टरपंथी जमातों का एक समूह जो है वो लगातार हिंदुओं पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कट्टरपंथ वहां पर नया नहीं है। 1999 में तकरीबन आप सोचिए 25 साल पहले ओसामा बिन लादेन ने बांग्लादेश में कट्टरपंथ ठीक है। को बनाए रखने के लिए 2 करोड़ टका देने की घोषणा की थी। मतलब बांग्लादेश जो है वो वहां के कई जो लोग हैं वो तालिबान से मिले हुए हैं। बांग्लादेश का जो आतंकी संगठन हुजी है वो पाकिस्तान के आईएसआई से मिलकर काम करता है। तो यहाँ पर हमारी कूटनीति बहुत अच्छे से तरीके से इस चीज को देख रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो बांग्लादेश जी। की अस्थिरता जो हो वो वहां पर कट्टरपंथ बढ़ने का, ज्यादा बढ़ने का कारण बन जाए। इस कारण भारत अभी मदद दे रहा है। भारत अभी मदद रोकेगा भी नहीं। और मुझे लगता है आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव होंगे और जैसे ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तो इस समस्या से पार पा लिया जाएगा। ब्रह्मदीप बलूनी साहब, इसलिए जिस भी तरीके की बांग्लादेश परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां बांग्लादेश में फिलहाल हैं, ये तो बहुत कम संभावनाएं है ना कि आने वाले समय में बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। क्योंकि वहां पर देखिए जिस तरीके से अब कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, और केवल हिंदू नहीं, वहां पर एक अस्थिरता पूरे देश में है, सभी वर्गों के बीच में है, कानून व्यवस्था जल रही है सड़कों पर। नहीं बसंत जी, देखिए बिल्कुल आप सही है। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता ही है। हाँ। और इस कट्टरपंथ के कारण अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, बांग्लादेश में लोकतंत्र बना रहे इसकी भारत की कोशिश होना चाहिए, या बांग्लादेश कट्टरपंथी की आग में जल जाए उसकी कोशिश होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश यदि अस्थिर होता है, कट्टरपंथी यदि वहां पर होते हैं, और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है। आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1971 में जी। बांग्लादेश जो है भारत की सहायता से एक मजबूत राष्ट्र बनता है और 1975 में वहां पर मुजीबुर रहमान की हत्या होने के बाद तख्ता पलट हो जाता है। तो इरशाद
वो पाकिस्तान के पाले में चले जाते हैं। उसके बाद जो 1.5 दशक का लगभग 1990 तक वही का वही दौर चलता है। उसके बाद फिर जो अवामी लीग का जन्म होता है, अवामी लीग जो है वो सत्ता में आती है और भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बांग्लादेश से बहुत लंबी लगती हुई सीमा है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, बहुत दिलचस्प वाकया है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो मुजीबुर रहमान जो है वो मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के जन्मदाता थे, इंदिरा गांधी ने रॉ के जो हेड थे उनसे मुखातिब करते हुए कहा कि मुजीबुर रहमान साहब, आप जितना बांग्लादेश को नहीं जानते उतनी रॉ जानती है, हमारे ये जो हेड है ये जानते हैं। तो बांग्लादेश की जमीन के टुकड़े टुकड़े पर भारत की गहरी नजर है और भारत उसको संतुलित कर देगा। हमको हमारी सरकार पर भरोसा रखना पड़ेगा और यदि संतुलित नहीं हो पाता तो बांग्लादेश का जन्म और बांग्लादेश की मरण जो है वो भारत पर निर्भर है। फिलहाल भारत रुको और देखो की नीति के साथ साथ कूटनीतिक दबाव बना रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बांग्लादेश को वेद प्रकाश जी, अभी फिलहाल जो मौजूदा हालात बांग्लादेश में हैं, अब ऐसे में एक पूरी तरीके से अस्थिरता नजर आ रही है। आने वाले समय में तो आतंकी गतिविधियां लगातार अब बांग्लादेश में अगर बढ़ेगी तो, क्योंकि इकोनॉमी तो लगातार क्रैश होती जा रही है। अब क्योंकि कपड़ा उद्योग है, जो तमाम कंपनी हैं जो इंटरनेशनली ऑर्डर करती थी बांग्लादेश को क्लोथिंग के लिए, अब वो अपने ऑर्डर्स दे नहीं रही है। अब ऐसे में लगातार इकोनॉमी भी गर्त में समाती जा रही है। अब ऐसे में बेरोजगारी बढ़ रही है, अब भुखमरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आतंकी गतिविधियां अगर यहाँ पर बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात कि भारत के लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि घुसपैठ के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, रणदीप अलूजा जी, आपको रोकना चाहूंगा, वेद प्रकाश जी से प्रश्न है, आपके पास में आ रहा हूं वापस। बिल्कुल, आपने जैसा आपने बताया कि कपड़ा और तमाम चीजों को लेकर जो उनपे प्रतिबंध जैसी हालात हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया में आपने देखा होगा इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर दुनिया ने इसको देखा है और इसका दर्द झेला है। तमाम बड़े मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क ने भी इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर उनके जो हालात रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराया गया था। तो आपने बांग्लादेश, खासकर सीरिया हो, लीबिया हो या पाकिस्तान हो, उसमें इस्लामिक कट्टरपंथ की जो हालात हैं उनकी आर्थिक कमर को तोड़ कर रखा है। आर्थिक हालात बहुत बद से बदतर है। और मैं समझता हूँ कि ढाका के पीछे कहीं इस्लामाबाद के तो हाथ नहीं है, इससे आप शायद इनकार नहीं कर पाएंगे। आज जो बांग्लादेश वहाँ के जो आंतरिक प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, वो लगातार हिंदुओं पर हो रहा है हमलों में क्यों ना उनकी सह मानी जाए। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि शायद कहीं पाकिस्तान की सह उनको मिल रही है, तभी तो उनके जो हिम्मत और हौसले हैं इतने बुलंद होते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारी देश ने, भारत एक बड़ा बाजार है, और इस देश में तो तमाम उनको सहूलियतें मिली रही है पड़ोसी देश के नाते। तो आने वाले समय में अगर ये हालात रहे तो हो सकता है कई चीजों पर उनको प्रतिबंध का सामना करना पड़े। बिल्कुल, रणदीप अलूजा साहब, यहाँ पर अभी प्रतिबंध बांग्लादेश पर इंटरनेशनली अभी फिलहाल तो कुछ लगाया ऐसा नहीं गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटल पर यह बात होनी चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उस तरीके से बांग्लादेश पर क्या प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अब ऐसे में भारत की तरफ से मदद की बात आपने कही थी, अब ऐसे में भारत अगर मदद करता है तो कहीं ना कहीं उस समय भारत के जहन में यह भी होगा कि यहाँ पर हिंदू आबादी को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरीके से एक बदसलूकी भरा व्यवहार अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में किया गया है। देखिए, 6 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश का जो मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में 50 साल हुए जब, तो उस पर लोगों के जो कमेंट आए उसमें भारत के प्रति नफरत का लहजा ज्यादा जी। तो बांग्लादेश में शेख हसीना रहे या कोई पार्टी रहे, लेकिन वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के बीच कट्टरवादियों को पोषने की नीति पर अच्छे तरीके से काम किया, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो सीमा है हमारी पाकिस्तान से लगती है वो अस्थिर मानी जाती है, दूसरी सीमा चीन से लगती है जहां पर हमको बहुत चुनौती मिलती है, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीमा जो है 4000 किलोमीटर से ज्यादा की
बांग्लादेश से लगती है और हमारे पूर्वोत्तर की पूरी सुरक्षा उस पर डिपेंड है। तो जो बांग्लादेश है वो चीन से लगातार मदद ले रहा है, चीन की कई परियोजनाएं उन पर काम कर रही है। तो भारत यदि किसी मदद को रोक देता है तो देखिए दुनिया में अब एक नया फ्रंट तैयार हो गया। जिन देश में लोकतंत्र नहीं है, जो आक्रामक देश है, जो हथियारों का उत्पादन करते ऐसे देशों को रसिया और चीन मिलकर पोष रहे, उत्तर कोरिया जैसे देश, ईरान जैसे देश। तो क्या हम अपने पड़ोस में हाँ। मदद देने की हम बंद कर देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो बांग्लादेश है पूरी तरीके से चीन की गोद में चला जाएगा और वह न केवल हमारी बंगाल की खाड़ी के लिए हमको चुनौती पेश करेगा, हिंद महासागर के लिए पेश करेगा, क्योंकि अंततः बांग्लादेश दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारे व्यापार के द्वार भी है। तो निश्चित तौर पर भारत पर बांग्लादेश निर्भर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की उस पर निर्भरता नहीं है। तो बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाकर यदि भारत ने प्रतिबंध लगा दिए तो वो अवामी लीग के लोग, वो जो वहां के हिंदू हैं, वो भी प्रभावित होंगे और इसमें क्या होगा कि पूरी तरीके से जो पूरा बांग्लादेश है वो भारत के विरोध में चला जाएगा। इसको आप ठीक ऐसे समझिए जैसे श्रीलंका को हमने मदद की और फिर कच्छद्वीप टापू का जैसे मुद्दा उठाया तो श्रीलंका की दूसरी पार्टियां भी जो है वो भारत के विरोध में चली गई और अंततः जो चीन का खोजी जो जहाज था वो हप्पन-टोटा बंदरगाह पर आ गया। तो अभी जो है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और भारत को कूटनीतिक तरीके से ही इसका हल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे विदेश सचिव विक्रम मेत्री साहब वहां पर गए थे। भारत दबाव डाल रहा है और हमको भारत कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान ढूंढने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश को हमारे पड़ोस में रहना भारत की सुरक्षा के लिए ज्यादा बेहतर है बनिस्बत एक कट्टरपंथी और एक सैन्य तानाशाही वाला राष्ट्र का। इसके लिए भारत लोकतांत्रिक तरीके से ही उस देश का संचालन इसके लिए प्रयासरत। ठीक है वेद प्रकाश जी, अब जिस तरीके से एक बात यहाँ पर ब्रह्मदीप अलूने साहब ने कही, अब कूटनीतिक तौर पर ये तो 100% संभावनाएं हैं कि अगर भारत ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया प्रतिबंध लगाने को लेकर तो बांग्लादेश पूरे तरीके से चाइना की गोद में जाके समा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना की तो नीति रही है कि कर्ज दो और राज करो। अब ऐसे में अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस की, तो आने वाले समय में क्या मायने दोनों देशों के आपसी समानांतर रिश्तों को लेकर आप देखते हैं सर वेद प्रकाश जी? जी, जहां तक मैं समझता हूँ रिश्ते अब तभी मजबूत होते हैं जब दोनों देश एक दूसरे को सहूलियत और तमाम, आपने देखा होगा कि वहाँ जिस तरह से हिंदुओं पे लगातार हमले और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, अब वहाँ ये बताया जा रहा है कि होटलों में गो मांस परोसे जाए। तो इस तरह के मतलब मैं समझता हूँ कि इस तरह के हालात में जो हमारे देश की जो कूटनीति रही है, खासकर हम लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों में भारत विश्वास करता है। अपने पड़ोसी मुल्क से हमारे कभी इरादे नहीं रहे कि उनको नुकसान पहुंचाना या आर्थिक प्रतिबंध के हालात हो, लेकिन वो निर्भर करता है बांग्लादेश पे। और बांग्लादेश की इच्छा होगी कि नहीं, भारत के खिलाफ तमाम वो उनकी जो साजिशें हैं वो लगातार अगर जारी रहेंगी तो ऐसे में भारत के लिए मुश्किल हो। जाहिर सी बात है भारत के लिए भी अब ऐसे में सोचने की बात है बांग्लादेश को किस तरीके से आने वाले समय में मदद करनी है। यहाँ पर ब्रह्मदीप अलूने जी, अगर भारत और बांग्लादेश के आने वाले समय में रिश्तों की जाए तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश इस समय एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, अब जाहिर सी बात है जो बात आपने की उस हिसाब से तो भारत मदद का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन क्या बांग्लादेश आज के समय में हमारे देश की एक मजबूरी बन चुका है क्या? नहीं, देखिए वैश्वीकरण के दौर में सबके सामूहिक हित होते हैं बसंत जी। हाँ। तो उसमें मजबूरी के तौर पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात हम जरूर देख लें कि हमने नेपाल पर दबाव डालने के लिए उसकी सप्लाई लाइन काटी थी एक बार। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, क्या नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को उभार नहीं हुआ? और देखिए ओली जो है वो भारत से पहले चीन की यात्रा पर चले गए। सप्लाई लाइन काटना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भारत की जो अपनी मजबूरियां हैं वो उसकी विविधता जो है वो भारत है। दूसरी बात है कि भारत में तमाम तरीके के धर्म के लोग रहते हैं। तीसरी बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत दुनिया का सबसे सफल धर्मनिरपेक्ष देश है। तो उस छवि के साथ हम जब आगे जाते हैं तो उसके हमको फायदे मिलते हैं। आप ठीक उसको इस तरीके से देखिए कि जब 1999 में पाकिस्तान से हमारे बहुत संबंध खराब थे तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उसके बावजूद अटल जी जो है वो उन्होंने दिल्ली लाहौर की यात्रा बस शुरू की।
अब इसका संदेश दुनिया भर में बेहतर तरीके से गया कि पाकिस्तान की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने करगिल की भूल की तो वही अमेरिका पाकिस्तान के विरोध में चला गया और वहीं से भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों की शुरुआत हो गई। तो हमको जो है हमारी जो छवि है वो इतनी शानदार छवि है दुनिया भर में कि दुनिया भारत की बात को इसलिए भी सुनती है क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार भी है, भारत एक उदारवादी देश भी है और इन सब के बीच जिस चीज पर इस समय हमारी वैदेशिक नीति को ध्यान देने की जरूरत है वो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है। इस बीच में जो कुछ चीजें जिन्होंने दिक्कतें पैदा की है हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी देश के नागरिकों से हमारे संबंध है, किसी देश के राजनीतिक दलों से हमारे संबंध नहीं है। शेख हसीना से हमारे संबंधों के कारण उसका उस देश में संदेश गया कि भारत शेख हसीना का जो है वो सिर्फ उन्हीं का समर्थन करता है। यही बात हमने मालदीव में देखी कि मुइज्जू को लगा कि हम मुइज्जू का समर्थन नहीं करते, यही बात श्रीलंका में लगी कि हम सिरिसेना का समर्थन करते हैं। तो हमको पब्लिक पॉलिसी पर ध्यान देने की जरूरत है और भारत की वैदेशिक नीति इस दिशा में काम कर रही है, इसीलिए विदेश सचिव वहां पर गए हैं। देखिए किसी भी देश में एक बात आपने कही कि भारत जो है वो बांग्लादेश को मदद करेगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत की निर्भरता भी यहाँ पर बांग्लादेश पर है। तो क्या बांग्लादेश इस बात को समझ रहा है अंदर खाने की भारत विमुख नहीं हो सकता बांग्लादेश से? जी बिल्कुल। देखिए बसंत जी मुझसे पूछ रहे बसंत जी आपसे ही सवाल है ब्रह्मदीप जी। देखिए बिल्कुल बांग्लादेश यही कारण है, बहुत महत्वपूर्ण और वाजिब सवाल पूछा बसंत जी। जब से चीन ने दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को जमाया है तब से दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देश भारत को ब्लैकमेल करने लगे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए या हम चीन की गोद में चले जाएंगे, और इस ब्लैकमेलिंग में बहुत सारे देश सफल हुए भी हैं। अब हमारी वैदेशिक नीति को देखना है कि वह पूरी तरीके से मजबूर नजर नहीं आए और आक्रामक तरीके से नजर आए। हमारी वैदेशिक नीति आक्रामक तरीके से तभी काम कर सकती है जब दूसरे देशों की जनता के साथ हम मिलकर काम करें, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं। यह इस तरीके से समझिए कि 2007 में जब नेपाल में राजतंत्र का तख्ता पलट हुआ, राजतंत्र में राजा ज्ञानेंद्र भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब वहां पर लोकतंत्र आया तो भारत ने कहा कि हम नेपाल की जनता के साथ हैं। हमारी वैदेशिक नीति जब ये संदेश देने लगेगी कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, वहां की जनता के साथ है, तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे संदेश जाएंगे। और चूंकि जो दक्षिण एशिया के सारे देश है उनके सांस्कृतिक संबंध, उनके ऐतिहासिक संबंध, उनके धार्मिक संबंध भारत के साथ है, तो ये संबंध जो है वो चीन पर इसलिए भारी पड़ सकते हैं क्योंकि चीन सहायता दे सकता है, लेकिन चीन किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता और दक्षिण एशिया के देश धर्म पर विश्वास करते हैं, वो कभी साम्यवादी हो नहीं सकते। तो इस दिशा में बसंत जी काम करने की हमको जरूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अल्लूनी साहब, वेद प्रकाश जी आप जुड़े और साथ ही साथ जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में किस तरीके के हालात, क्योंकि अभी फिलहाल एक अस्थिरता के दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है और ये अस्थिरता का दौर भारत के लिए भी परेशान कर देने वाला है। अब ये भविष्य के गर्भ में बांग्लादेश के आने वाले हालात कैसे होंगे, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। पेट सफा